हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग बात करने वाले हैं ईरान के इलेक्शन को। ईरान का एकदम लेटेस्ट अपडेट ये है कि ईरान के अंदर सत्ता परिवर्तन हो गया है। ईरान में जो कट्टरपंथी नेता थे जलीली, वो हट गए हैं। उनको मसूद साहब ने हटा दिया है। मसूद पेजेस्कियान, ये चूंकि रिफॉर्मिस्ट हैं, ये सुधारवादी नेता हैं, इन्होंने उनको हराया है। अब ये ईरान के नए राष्ट्रपति होंगे। चेहरा याद कर लीजिए, नाम है मसूद पेजेस्कियान। फैक्ट इनके साथ हम लोग डिस्कस करेंगे अच्छे से डिटेल में। ये जो मसूद हैं, इन्होंने सईद जिलानी को हराया। सईद जिलानी कट्टरपंथी नेता के रूप में जाने जाते हैं। ये रिफॉर्मर के रूप में जाने जाते हैं। हिजाब को लेकर प्रोटेस्ट करने वाले या मोरल पुलिसिंग के अगेंस्ट में है। ये एक डॉक्टर हैं और कार्डियो के डॉक्टर हैं, ठीक है। आई थिंक हार्ट स्पेशलिस्ट हैं ये। तो मसूद ठीक है, मसूद ही तो करते हैं। पेजेस्कियान याद रखिएगा। वैसे अब यहां पे मामला थोड़ा फंस गया है। यहां पे देख लो, सईद जलीली, इनको इन्होंने हरा दिया। सईद जलीली को अभी वोट मिला है 44%, इनको मिला है 53%। ओवरऑल वोटिंग भारत की तरह ईरान में भी बहुत कम हुई, 40% के आसपास। जिस तरह से कहा जाता है इंडिया में सर वोटिंग काफी कम हुई, तो वहां भी वोटिंग काफी कम हुआ है। अब यहां पे मामला क्या फंसा? मामला फंसा, अरे ये इलेक्शन हुआ क्यों? तो आपको पता है कि पता होना चाहिए कि ईरान में एक नियम है, यदि एनी हाउ राष्ट्रपति नहीं रहते हैं अपने पद पे, तो 50 दिनों 50 डेज के अंदर इलेक्शन कंडक्ट करवा लेना है। और आपको पता है कि इब्राहिम रईसी एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में 19 मई को मारे जाते हैं। उनके साथ 6-7 कैबिनेट मंत्री यानी मंत्री भी थे, तो वो मारे जाते हैं। बहुत बड़ी दुर्घटना थी, इसके खिलाफ साजिश की भी बात की जा रही है। वो एक अलग एस्पेक्ट है, हम लोग यहाँ पे जो पॉइंट है उस पर टिकते हैं। तो इब्राहिम रईसी, जिसका इंडिया के साथ काफी अच्छा रिलेशन था, 19 मई को इनका डेथ हो गया हेलीकॉप्टर क्रैश होने के कारण। उसके बाद ये इलेक्शन करवाना पड़ा। तो अभी जब इलेक्शन हुआ तो आपको पता है पेजेस्कियान जीत गए, लेकिन उनके लिए समस्या कम नहीं हुई है। ये दो चेहरा, इसमें से एक फेस जो हार चुका है, जिसका नाम है जलीली, सईद जलीली, और दूसरा जो फेस है, ये जो आप फेस देख रहे हो ना, इनको आपको ध्यान रखना है। इससे क्या होगा कि फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट समझने में आपको आसानी होगी। और इनका नाम है खामेनेई, आयतुल्ला अली खामेनेई, आयतुल्ला अली खामेनेई, ठीक है। ये जो जलीली है वो इनके काफी नजदीकी माने जाते हैं। और ये जो खामेनेई है वो बेसिकली मतलब ये इनके ना केवल नजदीकी माने जाते हैं, बट इनके बाद इन्हीं को देखा जा रहा था, अभी भी देखा जा रहा है सक्सेसर के रूप में, यानी उत्तराधिकारी के रूप में। जो खामेनी है वो सुप्रीम लीडर है। देखिए, अब देखिए यहां पे क्या है। ये जो खामेनी का फेस देख रहे हो, ये खामेनी सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान है। ईरान में इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। सुप्रीम लीडर का पोस्ट क्या होता है? राष्ट्रपति बनने से वहां काम नहीं चलता। राष्ट्रपति और जितनी भी सेना होती है उसके ऊपर का सुप्रीम कमांडर यही होते हैं, यानी राष्ट्रपति के ऊपर का पोस्ट। और ये किसको मिलता है? ये मिलता है धर्म गुरु को। और उनका एक तो उन्हीं को, ये तो दूसरे इस पोस्ट पे सुप्रीम लीडर के रूप में इनका दूसरा चुनाव है, यानी ये दूसरे पर्सनालिटी है जो सुप्रीम लीडर के रूप में चुने गए हैं। याद रखिएगा, इसके लिए मेल होना यानी पुरुष होना जरूरी है पहला, और आयतुल्ला होना जरूरी है। आयतुल्ला आई थिंक एक पोस्ट है जिसमें जो सबसे ऊपर के धर्म गुरुओं को दिया जाता है। तो सुप्रीम कमांडर के लिए पुरुष होना, आयतुल्ला होना मस्ट है। और वहां के जो टॉप के धर्म गुरु हैं उनको ये पोस्ट दिया जाता है, जो वो एक्वायर करते हैं। उसको लेकर 88 स्कॉलर का एक ग्रुप होता है, वही इनको नॉमिनेट करता है, वही मुहर लगाता है, वही बनते हैं। ये दूसरे बने हैं। और इनके पास इतना पावर होता है कि सरकार अगर कोई डिसीजन भी ले लेना तो उसको ये बदल सकते हैं। अपने नीचे के जितने भी पोस्ट है उनमें से हटाने का राइट इनको है। फॉरेन पॉलिसी कंट्रोल करने का राइट इनके पास है। इसके साथ ही फॉरेन पॉलिसी के अलावा मतलब आई थिंक जो भी डिसीजन सरकार का होता है उसमें आखिरी फैसला में इनका अहम रोल होता है। इसी के कारण जो अभी रिफॉर्मर पार्टी के नेता बने भी हैं पीएम, तो लोग यही कह रहे हैं कि बहुत इफेक्टिव नहीं होंगे, क्योंकि अभी ये मेन खिलाड़ी जो हैं खामेनेई साहब वो हैं, और खामेनेई जलीली को पसंद करते थे। खैर, तो ये इसीलिए कहा जाता है कि आगे के डिसीजन में बहुत बड़ा चेंज आने वाला नहीं है। अब यहाँ पे फैक्ट ये है
कि पिजिस्कियान बन गए हैं। ये पिजिस्कियानी है, बड़े सिंपल तरीके से रहना इनको पसंद है और पिजिस्कियान के सामने कई समस्याएं हैं और ये प्रैक्टिकल नेता है, ये आज से नहीं है, ये फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं पिजिस्कियान, आई थिंक फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं। इसके अलावा ये डिप्टी स्पीकर भी रह चुके हैं, नहीं हेल्थ मिनिस्टर रह चुके हैं, डिप्टी स्पीकर रह चुके हैं, 5 बार ऑलरेडी जीत चुके हैं, तो एक्सपीरियंस इनके पास है। इसीलिए इन्होंने कहा कि हम रिलीजियस मैटर में ज्यादा हाथ पैर नहीं डालने वाले हैं, यानी रिलीजियस मैटर में हम बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होने वाले। इनको पता है हम कर ही नहीं सकते ना, खेमकेई साहब बैठे हैं ऊपर, खामेनेई साहब बैठे हैं ऊपर। अब इनके सामने क्या क्या ईरान के सामने इशू है, फिर इंडिया की बात करेंगे। इजराइल हमास संघर्ष, इसके अंदर दिक्कत है, ठीक है, इजराइल हमास संघर्ष अभी चल रहा है। दूसरा, ईरान पे अभी परमाणु एनर्जी जो ये बना रहे थे उसको लेकर काफी ज्यादा वेस्टर्न कंट्री ने इनके ऊपर दबाव बनाया, कई सारे रिस्ट्रिक्शन लगा दिए, कई सारे इकोनॉमिकल जो है मतलब उसको उस तरह से एकदम क्लोज कर दिया, इनको इकोनॉमी को क्लोज करने की कोशिश की गई, प्रतिबंध लगाया गया और कुछ समय पहले फिर से लगाया गया। इसके बाद जब ये आए हैं तो इनको अभी इंडिया के ईरान की इकोनॉमिक स्थिति को मजबूत करना है, अब मजबूत करना है। और ईरान का जो फोकस था अभी जलीली के समय वो था चीन और रूस। ईरान वेस्टर्न कंट्री को अवॉइड करके चीन और रूस के साथ रिलेशन को आगे लेके जाना चाहता था। इन्होंने इनकी पॉलिसी बदलेगी, ये चाहते हैं कि पश्चिमी देशों के साथ हमारी बॉन्डिंग अच्छी हो। साथ में इन्होंने ये भी कहा है कि हम चीन और रूस को प्रायोरिटी देंगे क्योंकि कुछ कर नहीं सकते, ऊपर में बॉस बैठे हैं, तो वो हम देंगे, लेकिन हमें वेस्टर्न कंट्री के साथ भी चीजों को ठीक करना है। इसीलिए 2015 में यानी 2015 में जो समझौता हुआ था वेस्टर्न कंट्री के साथ तेहरान में, ईरान की राजधानी तेहरान है, उस समय राष्ट्रपति हसन रूहानी थे, और तो हो तो गया था, लेकिन जब बाद में कट्टरपंथियों का राज आया तो उन्होंने उस समझौता को नहीं माना। इसको लेकर कई सारे आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए गए। अब फिर से उम्मीद है कि ये जब आए हैं तो इसको एग्जीक्यूट कर देंगे, ठीक है, इसको पालन करेंगे ताकि आर्थिक प्रतिबंध हटे और ईरान डेवलप हो। धार्मिक मामले की बात करें तो ये वो शख्स है जो मोरल पुलिसिंग के अगेंस्ट में है, ये वो शख्स है जो बुर्का के अगेंस्ट में है, तो ऐसे कई सारी चीजों के अगेंस्ट में है। लेकिन फिर भी धार्मिक मामलों में ये बहुत इंटरफेयर करने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि इनको पता है जो सुप्रीम कमांडर हमारे खामेनेई साहब हैं वो गड़बड़ कर सकते हैं और फिर हटा दिया तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो उसको लेकर ये रिलीजियस नहीं होगा। इसमें बहुत सारे अलग अलग जो पत्रकार हैं जो पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं, उन्होंने ये क्लियर कहा है कि रिलीजियस मैटर में, और इन्होंने भी ये इसको क्लियर कर दिया कि हम रिलीजियस मैटर में बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे, हम पॉलिटिकली इकोनॉमिकली ईरान को मजबूत करना चाहते हैं। अब सवाल है कि भारत और ईरान के बीच में क्या होगा। देखिए, भारत के साथ ईरान का स्टार्टिंग से ही रिलेशन अच्छा ही रहा है। जब वेस्टर्न कंट्री ने बहुत सारे आर्थिक प्रतिबंध लगाए तब भी भारत रुका नहीं, इनके साथ तेल गैस ये सब लेता रहा। अब यहां सवाल इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। सवाल ये है कि ईरान भारत के लिए क्यों महत्व रखता है। एक तो पहले कहां ईरान है उसको देख लो, ये देख रहे हो, ये ईरान है, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है ये पाकिस्तान का है, ये जो देख रहे हैं ये पाकिस्तान है, और यहां पे अफगानिस्तान है, ठीक है। अब भारत को यदि अब अफगानिस्तान जाना है तो पीओके पे भी पाकिस्तान का कब्जा है, और यहां से वो अफगानिस्तान जाने नहीं देता। तो ईरान के लिए क्यों महत्व रखता है ईरान, क्योंकि ईरान का जो जियो पॉलिटिकल स्टेटस है ना, वो जहां पे है वो बड़ा कमाल का है। तो ईरान के साथ ईरान फारस की खाड़ी और कैस्पियन सागर, ये देखो ये कैस्पियन सागर से लग रहा है, फारस की खाड़ी से लग रहा है, तो इसका एक सेंटर पोजीशन और इंडिया से बहुत दूर भी नहीं है, शिपिंग के हिसाब से इंडिया से बहुत दूर भी नहीं है। भारत व्यापार करना चाहता है अफगानिस्तान में, फिर उसके साथ मध्य एशिया के अंदर जाना चाहता है, तो ईरान एक अच्छा विकल्प है। वो ईरान के थ्रू अफगानिस्तान चला जाएगा, ठीक है, ईरान के थ्रू मध्य एशिया के अंदर इन कर जाएगा, फिर वहां से आगे निकल सकता है यूरोप की तरफ। तो एक तो ये, इसी में ईरान, ओमान और भारत के बीच में गैस पाइपलाइन चल रहा है। ईरान के साथ ही यूरोप के अंदर पहुंचने का भी ईरान एक जंक्शन बना हुआ है, और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का ईरान एक पार्ट है। तो भारत का ईरान के साथ रिलेशन अच्छा होना जरूरी है। साथ में ईरान के पास तेल बहुत अधिक है, गैस बहुत अधिक है। ईरान
अच्छी कीमत पे भी भारत को यानी कम कीमत पे प्रोवाइड करवाता है। तो इन सब के कारण से ईरान भारत के साथ रिलेशन को अच्छा रखना चाहता है और भारत भी ईरान के साथ रिलेशन अच्छा रखना चाहता है, क्योंकि ईरान जिस समय समस्याओं में था और देशों ने पीछा साथ छोड़ दिया था अमेरिका के दबाव में, भारत ने अपने ट्रेड को कंटिन्यू रखा था। तो ये भी ईरान को पता है और दूसरी तरफ भारत को भी नीड है ईरान के तेल और गैस की। यदि ये नहीं देता या कम कर देता है तो फिर कीमत पे भी असर देखने को मिल सकता है। तो इन सब कॉन्टेक्स्ट में ईरान भारत के लिए ईरान के लिए भारत और भारत के लिए ईरान दोनों ही एक दूसरे के लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं। और पेजेस्ट्रियन की बात हो गई। ईरान की बात हमने अभी कर ली कि राष्ट्रपति ईरान के जो होते हैं, अगर इलेक्शन होता है, अगर ईरान के राष्ट्रपति अब्सेंट हो जाते हैं तो 50 दिन में इलेक्शन करवाना होता है। और ईरानी संसद को मजलिस कहते हैं। मजलिस सिर्फ नहीं कहा जाता उसको, उसके कई नाम हैं। उसको कहा जाता है इस्लामिक सभागार, ठीक है, इस्लामिक सलाहकार सभा भी कहा जाता है, मजलिस शोरा भी कहा जाता है, ईरानी मजलिस कहा जाता है। तो बेसिकली मजलिस जब आ जाएगा तो आप उसको ऐड कर सकते हो, और इस्लामिक सलाहकार सभा भी कहा जाता है। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है। ये हार्ट सर्जन है और मोरल पुलिसिंग के खिलाफ बोल दिया मैंने कि। और 1994 में इनके साथ एक हादसा हुआ था। उस हादसा में इनकी पत्नी और इनकी एक बेटी की डेथ हो गई। उसके बाद इन्होंने सिंगल रहने का फैसला किया और 2 बेटे और एक बेटी को इन्होंने सिंगल पेरेंट होकर पाला है। और स्वास्थ्य मंत्री भी रहे, 5 बार जीते हैं और डिप्टी स्पीकर रहे। और भारत के साथ ये भी रिलेशन को अच्छा रखना चाहते हैं, ये इंपॉर्टेंट। तो क्लियर हो गया। चलिए, ईरान का इलेक्शन क्लियर। इसी तरह के जो इंपॉर्टेंट कंटेंट होगा उसको हम लोग लेके आते हैं। अभी के लिए इतना ही।